बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तिब्बी मुआयना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म तिब्बी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मौजूद और सीनियर प्रोफेसर तिब्बी मुआयना करके आइंदा इलाज का लाइहा अमल तय करेंगे। तिब्बी मुआयने के बाद मियां नवाज शरीफ के मजीद टेस्ट भी किए जाएंगे। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तिब्बी मुआयना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म तिब्बी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मौजूद है और यहाँ पर सीनियर प्रोफेसर तिब्बी मुआयना करके आइंदा इलाज का लाइहा अमल भी तय करेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज भी उनके हमरा मौजूद हैं। तिब्बी मुआयने के बाद मियां नवाज शरीफ के मजीद टेस्ट किए जाएंगे। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान, वो भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं। तमाम तर इंतजामात का बाकायदा तौर पर जायजा लिया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तिब्बी मुआयने के लिए मौजूद हैं और सीनियर प्रोफेसर तिब्बी मुआयना करके आइंदा इलाज का लाइहा अमल तय करेंगे। इसी पर बात करेंगे। उमर असलम ने हमें ज्वाइन किया है। उमर असलम, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, बताते चलें कि इस वक्त मैं रायवंड में जाती उम्रा में मौजूद हूँ। शरीफ मेडिकल सिटी के हवाले से बताते चलें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अब से चंद मिनट कबल जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी यहाँ पर मौजूद थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ के किडनी समेत जो मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट हैं वो इस वक्त जो है वो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में किए जा रहे हैं। आपको यहाँ पर ये भी आगाह करते चलें कि शरीफ मेडिकल सिटी के हवाले से यहाँ पर जो इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। दिल के आर्ज़े कल्ब के स्पेशलिस्ट समेत जो है मुख्तलिफ सीनियर्स डॉक्टर जो हैं वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ का यहाँ पर जो है वो इस वक्त तिब्बी मुआयना कर रहे हैं। डॉक्टर लॉरेंस जो हैं वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ के जो बरतानिया में जो डॉक्टर हैं उस हवाले से भी उनसे भी मशावरत की गई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मज़ीद इलाज कहाँ पर और कैसे होगा, इस हवाले से डॉक्टर अदनान उनके जो ज़ाती मौलिज हैं उनका कहना था कि आज जो है वो पहले फैसला किया गया था कि शरीफ मेडिकल सिटी लाया जाए जहाँ पर उनके मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे। हार्ट स्पेशलिस्ट समेत जो दीगर सीनियर प्रोफेसर्स हैं वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस वक्त यहाँ पर चेकअप करें और उसके बाद जो है वो आइंदा इलाज का लाया अमल अपनाया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ अब से कुछ देर कबल जो है वो शरीफ मेडिकल सिटी में यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके हमरा उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी मौजूद थे और इस वक्त ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ के मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं और इन टेस्ट के हवाले से बताते चले कि जो ये रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ ने बार बार अपनी अंजाइना की तकलीफ की शिकायत की थी, आर्ज़े कल्ब में भी मुब्तला हैं। इस हवाले से जो है वो डॉक्टर्स जायज़ा लेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इलाज कहाँ पर बेहतर किया जा सकता है और कहाँ पर जो अद्वियात उनकी तब्दील होनी है या नहीं होनी, या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को किस तरह के इलाज की ज़रूरत है। इस हवाले से जो है वो इस वक्त अगर आप आज बताएँ तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ जो परसों रिहा हुए थे 6 हफ्तों के लिए बेल पर हैं इस वक्त इलाज के सिलसिले में, उनको जो है वो आज इलाज के सिलसिले में जाती उम्रा रायवंड से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस वक्त मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं और कुछ देर के बाद आपको बताते चलें कि जब टेस्ट की रिपोर्ट आएगी उस हवाले से भी डॉक्टर अदनान जो कि उनके ज़ाती मौलिज हैं वो आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, इलाज के हवाले से मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं और इससे आइंदा का लाइहा अमल तश्कील दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमर असलम, आप हमें इस हवाले से तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। खातून पर तशद्दुद केस में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। पुलिस की तफ्तीश में मियां बीवी आइस नशे के आदी निकली है। पुलिस ने मुतासरा खातून के शोहर मियां फैसल का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि इस मौका पर मियां फैसल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बकवा की रात मैंने और मेरी बीवी ने आइस का नशा किया, जिस पर यह वाक़या पेश आया। नशे की ज्यादती के बायस होश खो बैठे। नशे में मुझे याद नहीं कि कब मैंने अस्मा के बाल काटे और उस पर तशद्दुद किया। शौहर की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है जिनका नाम मियां फैसल है और उनका इस मौका पर मजीद कहना है कि मेरा और अस्मा का निजी मामलात पर अक्सर झगड़ा भी रहता था। आपको बताते चलें कि खातून पर तशद्दुद केस में अहम इंकशाफात हैं जो कि सामने आ गए हैं। पुलिस की तफ्तीश में मियां बीवी आइस नशे के आदी निकले और पुलिस ने मुतासरा खातून के शौहर मियां फैसल का बयान है जो कि रिकॉर्ड कर लिया। बकवा की रात मैंने और मेरी बीवी ने आइस का नशा किया। इस मौका पर मियां फैसल की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि मजीद ये भी कहा गया है कि नशे की ज्यादती के बायस होश खो बैठा और नशे में मैंने क्या किया मुझे याद नहीं और कब मैंने अस्मा के बाल काटे और तशद्दुद किया मुझे ये भी याद नहीं है। मजीद जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, काने के इलाके में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें DHA रहबर
की रिहायशी फैसल की जानिब से अपनी खातून जो थी, उसकी बीवी जो थी इस्मा के ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया गया था और तशद्दुद के बाद उसके बाल भी मूड़ दिए गए थे। तो इस वाक़े पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और 2 मुल्ज़िमान जिसमें फैसल और उसका एक मुलाजिम है उसको गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि पुलिस की तहकीकात जो हैं वो अभी जारी हैं। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान की जानिब से जो इब्तदाई तौर पर बयान दिया गया उसके अंदर ये इंकशाफ किया गया है कि इस्मा और फैसल दोनों जो थे वो नशे के आदी थे और नशे में वो आइस का नशा जो थे वो दोनों मिलकर करते थे और वकूए के रात भी जो 24 तारीख की रात थी, 24 मार्च को उन्होंने रात के वक्त पहले शराब का नशा किया और उसके बाद उन्होंने जब आइस का नशा किया तो उसकी वजह से उनको जो है उनकी हालत जो थी वो ख़राब होगी। ताहम उस हवाले से जो मुल्ज़िम है फैसल, उसका ये कहना है कि जब उसको होश आया तो उस वक्त इस्मा के बाल जो थे वो कटे हुए थे और उसके साथ साथ उस पर तशद्दुद भी था। लेकिन मुल्ज़िम का ये भी कहना है कि नशे की वजह से उसको याद नहीं कि उसने इस्मा के ऊपर तशद्दुद किया या नहीं किया। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि अभी तहकीकात की जा रही हैं। दूसरी जानिब इस्मा की तरफ से जो बयान रिकॉर्ड करवाया गया था उसमें बताया गया था कि जो मुल्ज़िम फैसल है वो उसको अपने दोस्तों के सामने नाचने के लिए इसरार कर रहा था, जिसके ऊपर इनकार के बाद उसने अपने दोस्तों के सामने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, घरेलू मुलाज़मीन के सामने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और तशद्दुद करने के बाद उसके बाल जो थे वो काट दिए थे। पुलिस की जानिब से मुल्ज़िम से जो वारदात के दौरान जो इस वकूए के दौरान इस्तेमाल होने वाला जो सामान था जिसमें वो कटर मौजूद था जिससे बाल काटे गए थे वो भी बरामद कर लिया गया है और मज़ीद जो तहकीकात हैं वो की जा रही हैं। ताहम अभी तक जो इंकशाफ किया गया है उसमें ये बताया गया है कि इस्मा और फैसल दोनों ही नशे के आदी थे और 24 तारीख की रात को भी उन्होंने नशा किया और उसके बाद इस्मा ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि उसके खामन ने उसके बाल काटे, लेकिन उसके खामन का ये कहना है कि उसको नशे के अंदर ये याद नहीं था कि उसने उसके बाल काटे भी या नहीं। पुलिस का कहना है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी तहकीकात के बाद जो हैं वो सामने आएंगी, क्योंकि घरेलू जो मुलाजमीन हैं उनके बयानात भी लेना बाकी हैं। अभी एक मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया गया है, 2 मुलाजमीन मज़ीद थे जिनमें एक खातून जो मुलाजमा भी थी उसकी गिरफ्तारी जो है या उसको शामिल तफ्तीश करके रात उससे मैंने बीवी ने आइस का नशा किया हुआ था और नशे की ज्यादती में याद नहीं कि मैंने कब उसके बाल काटे हैं। इरफान मलिक हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद आपको बताते चले कि डिफेंस में शौहर की जानिब से बीवी पर तशद्दुद का ये मामला है और मुल्जिम मियां फैसल का बयान है जो कि अदालत में पेश किया गया है, जिसे रिकॉर्ड पे किया गया है और मुल्जिम ने बीवी के बाल काटने से मुतल्लिक एतराफ़े जुर्म कर लिया है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये बताया जा रहा है। प्रोसिक्यूटर मोहम्मद इमरान आरिफ ने अदालत में पुलिस रिपोर्ट भी पेश की है, मुल्जिम से काटे गए बाल भी बरामद कर लिए हैं। प्रोसिक्यूटर की जानिब से ऐसा कहा गया है। मज़ीद कहा कि मुल्जिम से तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला डंडा भी बरामद करना है। मुल्जिम के खिलाफ थाना काहना ने 4 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जुडिशनल मजिस्ट्रेट शाहिद ज़िया ने केस की समाअत की है और मुल्जिम फैसल और साथ ही राशिद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि डिफेंस के इलाके में ये वाक़या पेश आया और शौहर की जानिब से बीवी पर तशद्दुद किया गया। मुल्जिम मियां फैसल का बयान है जो कि अदालत में पेश किया गया और मुल्जिम ने बीवी के बाल काटने से मुतल्लिक एतराफ़े जुर्म कर दिया है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये बताया जा रहा है और प्रोसिक्यूटर मोहम्मद इमरान आरिफ ने अदालत में पुलिस रिपोर्ट पेश की है, जिस पर प्रोसिक्यूटर का कहना है कि मुल्जिम से काटे गए बाल अभी बरामद करने हैं और मुल्जिम से तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला डंडा भी बरामद करना है। मुल्जिम के खिलाफ थाना काना ने 4 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाहिद ज़िया ने इस केस की समाअत की और मुल्जिम फैसल और साथी राशिद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए हैं। और आपको बताते चलें कि पुलिस की जानिब से इस वाक़े पर बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज हो चुका है, क्योंकि आईजी पंजाब की जानिब से इस वाक़े का बाकायदा तौर पर नोटिस लिया गया। मजीद जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा। जी बिल्कुल, बीवी के बाल काटने वाले या तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुल्ज़िम मियां फैसल को मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया गया है। यहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शाहिद ज़िया की अदालत में पुलिस ने प्रोसिक्यूटर के जरिए 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है उसकी सजा की। इसके अंदर मुल्ज़िम फैसल के साथ उसका जो साथी मुल्ज़िम है राशिद, वो उसको भी पेश किया गया और पुलिस की जानिब से और प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुल्ज़िम ने दौरान तफ्तीश जो है इकबाल जुर्म कर लिया है बाल काटने के हवाले से और अब मुल्ज़िम से वो बीवी के काटे गए बाल बरामद करने हैं और वो मशीन जो बाल काटने में इस्तेमाल हुई वो बरामद करनी है। जबकि मुल्ज़िम ने बीवी को तशद्दुद का निशाना भी बनाया, तो जो डंडा इस्तेमाल किया गया तशद्दुद के अंदर
वो आला ज़रब के तौर पर उसको भी पुलिस जो है मुलजिम से वो बरामद करना चाहती है। जिस्मानी रिमांड की सजा की गई। 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सजा के बाद अदालत ने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। जी ठीक, जमालुद्दीन जमाली आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असेंबली का रुख करेंगे, जहां प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी है। 3000 से ज्यादा असातिज़ा की तरक्कियां इल्तिवा का शिकार हैं, मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना है कि ट्रेनिंग में ताख़ीर, तनख्वाहों से बेजा कटौतियां बंद की जाएं। मज़ीद जानेंगे फ़खर इमाम से। फ़खर इमाम, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं मुजाहिरीन के? बिल्कुल, फैसल चौक पर पंजाब प्रोफेसर्स लेक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से जो एहतजाजी मुजाहरा है वो जारी है। आज 3 रोज़ हो चुके हैं। वो अपने मुतालबात के हक़ में यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं और लेक्चरर्स हैं वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। जो 5 स्टेप जो तरक्याती फार्मूला है और इसके साथ साथ जो पे प्रोटेक्शन के हवाले से जो उनके मुतालबात हैं उनके हक़ में ये एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। प्रोफेसर सादिक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर तफसील सादिक साहब, आप बताएं कि आप 3 रोज़ से यहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, तो क्या आपके मुतालबात हैं और क्या अभी तक किसी हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से आपको यकीन दहानी करवाई गई है? हमारे मुतालबात आज 20 साल पुराने मुतालबात नए नहीं। हम सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर चाहते हैं जिसमें जो आदमी 17 ग्रेड में एंटर हुआ है वो कम से कम अपने गिवन सर्विस स्ट्रक्चर में आखिरी स्टेज पे पहुंच जाए। इसके लिए मुनासिब वक्त पे प्रमोशन होनी चाहिए। दूसरा, हम दूसरे सूबे में एक अच्छा सर्विस स्ट्रक्चर दिया गया है KPK में, हम चाहते हैं कि वो सर्विस स्ट्रक्चर हमें भी मिले। तीसरा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो 2009 में परमानेंट हुए थे, 2013 में उनसे परमानेंट पे प्रोटेक्शन छीन ली गई, उसे वापस दिया जाए। थैंक यू जी। बिल्कुल, आपने इनके जो है मुतालिबात सुने हैं। इसके साथ ठीक है, KPK की तर्ज पर 5 दर्जाती फॉर्मूले का इजरा किया जाए, मुजाहिरीन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। इस हवाले से फ़खर इमाम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, पंजाब पुलिस की खरीदारी और फंड्स के इस्तेमाल में घपले, नैब ने पंजाब पुलिस से खरीदारी और फंड्स के इस्तेमाल का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जी बिल्कुल, ब्राइटा पिस्तौल और वायरलेस सेट की खरीदारी का 12 साल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। कांस्टेबल्स के लिए सैलॉन, फ्रंट डेस्क पर होने वाले अखराजात की तफसीलात है जो कि तलब की गई हैं। खराब गाड़ियों पर होने वाले अखराजात का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया और इसी तरह फाइनेंस ब्रांच में जाली लेटर्स इस्तेमाल करके फंड्स खुदबुद करने का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। नए पंजाब पुलिस में खरीदारी और फंड्स के इस्तेमाल की तहकीकात कहां तक पहुंची, किस तरह से आगाज हुआ है, जानेंगे अली साही से। जी अली साही। इसमें फ़ंड्स के इस्तेमाल और चीज़ों की खरीदारी में बड़े पैमाने पर घपले सामने आए हैं, जिस पर महकमा नैब की जानब से IG पंजाब को मरासला भिजवाया गया है कि 2007 से लेकर अब तक जितने भी ब्रेटा पिस्टल्स खरीदे गए हैं उनका तमाम का तमाम रिकॉर्ड भिजवाया जाए। 2007 से लेकर अब तक जितने वायरलेस सेट खरीदे गए हैं उन तमाम के जो अखराजात हैं और तमाम की जो तादाद है वो भिजवाई जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो कांस्टेबलान के लिए सैलून्स बनाए गए थे पुलिस लाइंस में, उसका रिकॉर्ड, और इसके साथ साथ पूरे सूबा भर के 716 थानों में फ्रंट डेस्क कायम किए गए थे, उनके जो केबिन बनाए गए थे उन पर जो अखराजात आए हैं उन तमाम की तफसीलात नैब को भिजवाई जाएँ। इसके साथ साथ जो पुरानी गाड़ियों की जो मरम्मत और ठीक करवाने पे और जो पेट्रोल के चार्जेस आए हैं वो तमाम अखराजात जो हैं वो नैब को उसकी तफसीलात भिजवाई जाएँ। और जो सबसे अहम तरीन बात है कि 2 एहलकारों की जानब से जो पुलिस की फिनांस ब्रांच है उसमें जाली लेटर बना के जो फंड्स इस्तेमाल किए गए थे उन तमाम की तफसीलात नैब को भिजवाई जाएँ, ताकि नैब इसमें तफ्तीश करके जो मुतलका अफसरान होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जब जो इस पूरे प्रोसेस के दौरान जितने अफसरान इन ब्रांचेस में मौजूद रहे हैं उनके नाम भी भिजवाए जाएँ, ताकि उनसे तफ्तीश करके असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ कि क्या फ़ंड्स का ठीक इस्तेमाल किया गया था, जो उस वक्त ठेके दिए गए थे वो पेपर रूल के मुताबिक दिए गए थे, और तमाम चीज़ों की जाँच पड़ताल करके जो असल इसमें अफसरान शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया अली साही आपका। और अभी आपको बताएं कि LGA एवेन्यू 1 के बाद LGA सिटी भी नाअहली की नजर होने लगा। LGA 9000 फाइल होल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद रिलीफ देने को तैयार नहीं। इसकी क्या वजह है, जानेंगे दुर्रा नायाब से। जी बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकामात दिए थे कि LGA सिटी प्रोजेक्ट पे फौरी तौर पे काम शुरू किया जाए और 9000
ایسے جو متاثرین ہیں جو فائل ہولڈرز ہیں منصوبے کے ان کو فوری طور پہ پلاٹس دیے جائیں اور پلاٹس دینے کے بعد 8 ماہ کے اندر اس پروسیس کو مکمل کیا جائے۔ اب چوتھا یاد دہانی کا لیٹر چیف انجینئر کو لکھا جا چکا ہے اور ایڈیشنل ڈی جی اربن پلاننگ رانا ٹکا بارہا اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی حکم عدولی ہے اگر اس پہ کام نہیں شروع کیا جاتا، جبکہ سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ تمام کارڈل فارمیلٹیز پوری کی جائیں اور جو اسکیم ری پلان ہے اس کا بھی سپریم کورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسکیم ری پلان جو ہے وہ کی جا چکی ہے، اس کے بعد باقاعدہ آرڈر کیا جانا ضروری ہے۔ اس پہ اب احکامات پہ عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا اور 3750 کنال اراضی ڈیولپمنٹ فیز ایریا 1 میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود چیف انجینئر کام نہیں کر رہے جو کہ سپریم کورٹ کے احکامات بہت اہم خبر دیں گے آپ کو۔ رواں برس کے لیے گندم خریداری پالیسی منظور کی جا چکی ہے۔ 1300 روپے فی من کے حساب سے گندم خریدی جائے گی۔ باردانہ کی تقسیم کے لیے 8 سے 15 اپریل تک درخواستیں وصول کی جائیں گی اور اسی طرح کسانوں کو باردانہ کی تقسیم 21 اپریل سے شروع ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رواں برس کے لیے گندم خریداری پالیسی ہے جو کہ تیار کر کے منظور کر لی گئی ہے اور 1300 روپے فی من کے حساب سے گندم خریداری جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ باردانہ کی تقسیم کے لیے 8 سے 15 اپریل تک درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ کسانوں کو باردانہ کی تقسیم 21 اپریل سے شروع ہوگی۔ اور اسی حوالے سے آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے گندم کی امدادی قیمت کا اعلان تو کیا گیا، لیکن پاسکو اور محکمہ خوراک پنجاب کے گوداموں میں موجود پرانی گندم کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے تاحال کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ حسن علی کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ کی جانب سے گندم کی امدادی قیمت گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی 1300 روپے فی من مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ وفاقی حکومت نے اپنے گندم خریداری ہدف میں بھی 2 لاکھ ٹن کا اضافہ کیا ہے، جس کے بعد وفاق رواں سال 11 لاکھ ٹن گندم خریدے گا۔ محکمہ خوراک پنجاب نے تاحال گندم کی خریداری کا ہدف مقرر نہیں کیا، لیکن حکومت کے سرکاری گوداموں میں سال 2015 سے لے کر اب تک کی گندم موجود ہے، جس کو نہ تو ایکسپورٹ کیا گیا اور نہ ہی فلور ملز کو دی گئی۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت انہیں سہولت دے تاکہ زرعی شعبے میں بہتری آ سکے۔ ہمارا حکومت سے اس وقت یہی مطالبہ ہے کہ خودارہ ریسرچ کے اداروں پر آنے والی وقتوں کے لیے ایسے بیج اور ایسی فصلوں کا تیار کیا جائے کہ جو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو آسانی طریقے سے برداشت بھی کر سکیں۔ کاشتکار تو اپنے مسائل کا رونا روتے نظر آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ فلور مل مالکان بھی اپنے مسائل حل نہ ہونے پر حکومت سے نالاں ہیں۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے گروپ لیڈر عاصم رضا کا کہنا ہے کہ اگر حکومت بر وقت گندم اور اس کی مصنوعات کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دیتی تو ملک میں زر مبادلہ بھی آتا اور فلور مل کی صنعت میں بھی بہتری آتی۔ جتنے پیسے ہوں گے وہ ہم اتنی جلدی گرائنڈ کر کے بھیج سکیں گے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہم اس کا سٹاک کر سکیں گے، لیکن سٹاک سے زیادہ ہمارا گرائنڈنگ کا جو سائیکل ہے جو رشین سٹیٹس تک ہم جا سکتے ہیں، اگر یہ پیسے ہمیں مل جائیں انڈسٹری کو تو ہم اس میں بہتر ایک کردار ادا کریں گے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن ہو یا پھر کاشتکار، سب کے سب حکومت سے مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے مسائل کو نہ صرف حل کیا جائے بلکہ انہیں سہولیات بھی فراہم کی جائیں، جبکہ حکومت گندم کو ذخیرہ کرنے کے لیے بھی بہتر اقدامات کرے۔ کاشتکار کو اگر اس کی محنت کا بہتر معاوضہ فراہم کیا جائے تو نہ صرف ملکی معیشت ترقی کرے گی بلکہ زرعی شعبہ بھی بہتر ہوگا۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ دیگر خبریں شامل کریں۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کا اجلاس چیئرمین سید یاور بخاری کی زیر صدارت جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اجلاس جاری ہے۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کا یہ اجلاس ہے اور چیئرمین سید یاور بخاری کی زیر صدارت یہ اجلاس جاری ہے۔ مختلف امور ہیں جو کہ اس اجلاس میں زیر بحث لائے جا رہے ہیں۔ ایجنڈا کیا تھا اس اجلاس کا، جانیں گے علی اکبر سے۔ جی علی اکبر، بتائیے گا۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی 2 کا اجلاس چیئرمین کمیٹی سید یاور عباس بخاری کی زیر صدارت شروع ہے۔ اس اجلاس میں عبدالعلیم خان، خواجہ سلمان رفیق، ملک احمد خان اور دیگر ممبران شریک ہیں، جبکہ اجلاس میں آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مکمل بریفنگ دی جا رہی ہے کمیٹی ممبران کو اور خاص طور پر چیئرمین کو کہ آڈٹ پیراز کس طرح بنائے جاتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ کمیٹی کس طرح جو ہے اپنی اس پہ جو ہے رائے عمل دیتی ہے اور کمیٹی کی کس طرح سے ہدایت ہوتی ہیں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہے وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہیں اور آڈٹ ڈپارٹمنٹ اور پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے جو دیگر متعلقہ افسران ہیں وہ بھی اس اجلاس میں موجود ہیں اور آج دوسرے روز بھی اس اجلاس میں۔ شکریہ علی اکبر آپ کا۔ پنجاب حکومت کا پنجاب لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل اگلے ماہ ہونے والے پنجاب اسمبلی اجلاس میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بلدیاتی الیکشن اگست 2019 میں کروانے کی تجویز بھی دے دی گئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔
पंजाब हुकूमत ने नए बल्दियाती निजाम का बिल तैयार कर लिया। मुसव्विदा कानून को असेंबली के अगले सेशन में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन अगस्त 2019 में करवाने की तजवीज दी गई है। बिल में बल्दियात के सारे इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को देने की सिफारिश के साथ तरक्याती फंड्स लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल करने का प्लान भी मरतब कर लिया गया। मेयर, डेप्यूटी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स को डायरेक्ट तरक्याती फंड्स दिए जाएंगे। बिल में इख्तियारात अराकीन असेंबली की बजाय लोकल गवर्नमेंट के सपुर्द करने की तजवीज दी गई है। बिल के मुताबिक काउंसलर्स को 5 लाख माहाना, यूसी चेयरमैन को 15 लाख माहाना और वाइस चेयरमैन को 10 लाख रुपए माहाना तरक्याती फंड्स देने की तजवीज दी गई है। चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त करवाने, तालीम, बुनियादी मरकज़े सेहत और सफाई और सुथराई के महकमे बराह रास्त चेयरमैन के मातहत करने की सिफारिश भी की गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के ठेकों में 25 से 30% कमीशन वसूल किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के प्रोग्राम बनाम सरकार में चश्मकुशा इंकशाफात किए हैं और इस हवाले से कहते हैं कि सूबा शुरू और ख़त्म होने पर कमीशन लिया जाता है। देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने सिटी 42 के प्रोग्राम बनाम सरकार में तहलका खेज इंकशाफात कर डाले। बोले पंजाब हुकूमत का कोई महकमा भी कमीशन से पाक नहीं है। मंसूबा देने के लिए 10 से 15% कमीशन लिया जाता है और मंसूबा खत्म होते वक्त भी कमीशन वसूल होता है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने आप पाक अथॉरिटी को करप्शन से पाक रखने के अज़्म का भी इजहार किया। बोले एक पैसे की भी करप्शन साबित हुई तो गवर्नर ही छोड़ दूंगा। मैं आपको एक बात वादा करता हूँ, हुकूमत के जितने भी महकमे मुझे बता देंगे किस में कमीशन नहीं चलता। मुझे सब में चलता, एक महकमा बता, सब में चलता है। 10% 15 लेते हैं जब ठेका देते हैं, सब जब 15-20 मेरी अर्ज सुन लें, 15-20% लेते हैं जब पेमेंट करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, 10% मैं आपको ये कहता हूँ कि अंडर माई वॉच अगर किसी ने साबित कर दिया कि 1 रुपए का भी किसी ने कमीशन भी लिया है तो मैं अपनी गवर्नरी छोड़ दूंगा। एक सवाल पर बोले वजीर आला मजबूत हो या कमजोर, गवर्नर की सेहत पर असर नहीं पड़ता। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वजीर आज़म खुश हैं तो मैं खुश हूँ। मजबूत चीफ मिनिस्टर हो, कमजोर मिनिस्टर हो, गवर्नर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। गवर्नर का अपना इन्हीं रोल है, चीफ मिनिस्टर का अपना इन्हीं रोल है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि फैसले जितने भी हैं वो चीफ मिनिस्टर कर रहा है। ये मैं आपको बिल्कुल ढंके की चोट। मिनिस्टर से खुश हैं आप? बिल्कुल मैं खुश हूँ, क्यों नहीं खुश। एंकर ज़ुहैब भट्ट के दोस्ताना माहौल में तंदो तेज सवालात और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के पुरइत्मीनान जवाबात। खसूसी इंटरव्यू जुमा की शब 8 बजे सिटी 42 पर नशर होगा। और अभी आपको बताएंगे शुमाली छावनी में खातून पर तशद्दुद का एक और वाकया सामने आ गया। खामद उमैर नूरानी जेठ हारिस सास ने तशद्दुद का निशाना बनाया। हाजरा की जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया है। उमैर आए रोज बीवी को घर से पैसे लाने का मुतालबा करता और जहेज कम लाने का ताना देता था। हाजरा को बेल्टों और पाइपों के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद के बायस हाजरा के नाक और मुंह से खून बहने लगा। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेठ हारिस को गिरफ्तार कर लिया है। एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया है शुमाली छावनी में, जहां पर खातून पर तशद्दुद किया गया है। खामद उमैर नूरानी, जेठ हारिस और सास की जानिब से हाजरा ने इल्जाम लगाया है कि उमैर आए रोज बीवी को घर से पैसे लाने का मुतालबा करता था और साथ ही साथ जहेज कम लाने का ताना भी देता था। हाजरा को बेल्टों और पाइपों के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि तशद्दुद के बायस हाजरा के नाक और मुंह से खून बहने लगा। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेठ हारिस को गिरफ्तार कर लिया है। और अब शहरी होशियार हो जाएं, शहर में डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। एक और शहरी के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। रवां बरस के केसेस 5 हो गए हैं। जी बिल्कुल, मौसम में तब्दीली और मच्छरों की अफजाइश में इजाफे से डेंगू वायरस फैलने का खतरा भी बढ़ गया। शहर में डेंगू बुखार के एक और मरीज की तस्दीक हो गई है। यूसुफ टाउन आशाना रोड के रिहायशी 36 साल कदीर अहमद के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तशखीस DHA मेडिकल सेंटर में की गई। रवां बरस के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार का ये 5वां मरीज सामने आया है। अभी आपको बताएं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड इजाज अहमद की ग्रेड 22 में तरक्की। चेयरमैन PND हबीबुर रहमान गिलानी को ग्रेड 22 में तरक्की दे दी गई। तकर्रुर तबादलों के हवाले से आपको बताते चलें कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड एजाज अहमद की ग्रेड 22 में तरक्की की जा चुकी है, जबकि चेयरमैन PND हबीबुर रहमान गिलानी को भी ग्रेड 22 में तरक्की दे दी गई। आपको बताते चलें कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड एजाज अहमद हैं, जिन्हें ग्रेड 22 में तरक्की दी गई है और उनके साथ ही साथ चेयरमैन PND हबीबुर रहमान गिलानी को ग्रेड 22 में तरक्की दे दी गई है।
और अभी आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस में तकरीब का इनेकाद किया गया है। जर्मन लैंग्वेज कोर्स मुकम्मल होने पर शुरुका में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। फ्रांसीसी सफीर मार्क ब्रेटी ने भी इस मौका पर खुसूसी शिरकत की। वाइस चांसलर डॉक्टर तलत नसीर पाशा समेत फैकल्टी मेंबरान भी शरीक हुए। खुशी है ये प्रोग्राम कामयाब हुआ, तलबा ने फ्रेंच ज़बान भी सीखी। फ्रांसीसी सफीर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलकर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि तकसीम तकरीब इनामात का इनेकाद किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत से पाकिस्तान में इटली के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में ऑटिज़म और जेनेटिक डिसऑर्डर के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई है। जी बिल्कुल, सफ़ीर की यास्मीन राशिद से जेनेटिक डिसऑर्डर के हवाले से खिदमात फराहम करने की पेशकश की गई है, जबकि जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए मुल्क में पहले ही काम जारी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से इस मौका पर यह ब्रीफ किया गया है और अतालवी एम्बेसडर की जेनेटिक डिसऑर्डर ऑटिज़म के हवाले से कानून साजी करने की बाकायदा तौर पर हिदायत की गई है। मुआवनत की पेशकश पर अतालवी सफ़ीर और अतालवी हुकूमत के मशकूर हैं। सूबाई वज़ीर की जानिब से ये कहा गया। वतन अजीज से मोहब्बत और पाक फौज से इजहार यकजहती करने के लिए इस्लामिया कॉलेज के ज़रिए एहतमाम यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। तालिबात ने इलाकाई सकाफती रंगों की अक्कासी करते हुए खूबसूरत परफॉर्मेंसेस भी पेश की। पाकिस्तान के चारों सूबों के खूबसूरत इलाकाई रंगों को ओढ़े मुल्क व कौम के साथ इजहार यकजहती करती तालिबात की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। पाक फौज के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हुए मिली नगमे पेश किए। तालिबात का कहना है कि हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना लड़ने को तैयार हैं। हम 23 मार्च की यादों को ताज़ा कर सकें और हम अमन का पैगाम दे सकें और हर मुश्किल में हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद! हमारा टैबलो करने का यही मकसद है कि ताकि हमें सब लोग देखें और तमाम लोग जो कि हमारी पार्टिसिपेशन को देखें और उन अमन और मोहब्बत का पैगाम दें और ताकि वो हमसे सीखें सब कुछ। प्रिंसिपल नसरीन जावेद का कहना है कि नई नस्ल हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार है और तालीम के जोर पर मुआशरे की बेहतरी मुमकिन बनाएंगे। बच्चों में हुब्बुल वतनी बहुत है, वो ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है, साकी वाली बात है। बच्चों में बहुत जज्बा है, बस उन्हें ठीक डायरेक्शन मिलनी चाहिए। तकरीब में शरीक मेहमानों ने तालिबात की परफॉर्मेंसेस को सराहते हुए ऐसी तकरीबात के इनेकाद को अहसन करार दिया। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ साबिया खान, लाहौर।